यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। नागरिक शास्त्र सिविक्स का पेपर है जो कि 1 मार्च के लिए बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। बच्चों, अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व किया तो 95 प्लस मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे। पूरा पेपर मैंने जितने भी मॉडल पेपर डाले हैं आप सभी पेपर के आंसर्स देख लीजिए। हूबहू आपको पेपर में आंसर आपको ऐसे ही देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सभी बच्चों को पता है कि 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है आपको। पूरा पेपर मैं आंसर के साथ बताऊंगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए होंगे। ठीक है, पहला हमको जानना यह है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों यानी कि एक वाक्य में लिखना है। फिर प्रश्न संख्या 21 से 26 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। इसको ध्यान से नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो चलिए आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। क्या है भाई, पहला प्रश्न है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बच्चों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है और यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फिर से मैं बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ? यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो 2002 में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो आईएसआई बेसिकली पूछ रहा है। तो आईएसआई आपको पता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी 180 देशों ने। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ? तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम WSF वर्ल्ड सोशल फोरम जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व सामाजिक फोरम की पहली बैठक कहां हुई थी? तो बच्चों, इसकी पहली बैठक ब्राजील में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में हुआ या नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में चला? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में। चलिए आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको 10 शब्दों में देना है या एक वाक्य में इसका आपको लिख के देना है प्रश्न। ठीक है, शीत युद्ध का कोई एक कारण लिखिए। तो शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण है साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष था। 12वां प्रश्न है बच्चों, दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों का नाम लिखिए। तो दक्षिण एशिया के दो देश हैं, भारत और पाकिस्तान। 13वां प्रश्न है, नेपाल गणतंत्र आत्मक देश कब घोषित किया गया? तो नेपाल 28 मई 2008 को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया। 14वां प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। तो जापान और स्विट्जरलैंड। 15वां प्रश्न है, 1945 के बाद विश्व व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 1945 के बाद विश्व व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो 1945 के बाद विश्व व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, शीत युद्ध की शुरुआत और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। 16वां प्रश्न है बच्चों, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। 17वां प्रश्न है यहाँ पे, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख कीजिए। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 18वां प्रश्न है बच्चों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण करना था। 19वां प्रश्न है, गोवा को संघीय राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गोवा को 30 मई 1987 को संघीय राज्य का दर्जा दिया गया। 20वां प्रश्न है बच्चों, 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति का चलन क्यों हुआ? तो 1989 में भारत में गठबंधन राजनीति का चलन राष्ट्रीय दलों की कमजोर होती स्थिति और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती शक्ति का कारण हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिख के देना है। इसके आगे वाले में 100 से 125 जो अगला लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो आपके दो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं।
21वां प्रश्न है भाई, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण का उल्लेख करना है। तो 2 कारण है, 2 प्रमुख कारण कौन कौन से? आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रीयता का उभार। आर्थिक संकट में क्या लिखा है? सोवियत संघ में केंद्रीय नियोजन प्रणाली के कारण आर्थिक विकास में रुकावटें आई और नतीजतन आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। फिर बच्चों आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दूसरा है राजनीति असंतोष और राष्ट्रीयता का उभार। ठीक है, राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रीयता का उभार, विभिन्न जातीय समूहों और राष्ट्रों में स्वतंत्रता की प्रवृत्तियां और उनके अधिकारों की मांग ने संघ को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं, भारत की विदेशी नीति के 2 उद्देश्य बताइए। तो भारत की विदेशी नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से करने पर जोर दिया है। आत्मनिर्भरता और विकास, भारत की नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय विकास के लिए सहयोग और आर्थिक सहायता प्राप्त करना है, साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना है। 23वां प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण के सुधार के 2 उपाय का उल्लेख कीजिए। तो वैश्विक पर्यावरण के सुधार के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। विकल्पीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, जैसे सौर, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुधार के 2 उपाय क्या है? विकल्पीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग होना और वनों की रक्षा और वृक्षारोपण। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है विकल्पीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा का बढ़ावा देना, जैसे फॉसिल फ्यूल्स की निर्भरता को कम हो सके और प्रदूषण घटे। वनों की रक्षा और वृक्षारोपण, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सके और पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। ठीक है, तो वैश्विक पर्यावरण सुधार के ये 2 उपाय हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, आसियान क्या है या क्यों गठित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, रिपीटेड है कई बार। आसियान क्या है या क्यों गठित किया गया? तो आसियान का पूरा नाम होता है आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है या एक क्षेत्रीय संगठन है जो 1967 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। क्लियर है? तो ये 24वां प्रश्न हो गया। 25वें प्रश्न में क्या है कि जम्मू कश्मीर के समस्या का मूल कारण क्या है? तो जम्मू और कश्मीर की समस्या का मूल कारण क्षेत्रीय विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह विवाद धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न हुआ। 1947 के विभाजन के समय कश्मीर का विशेष दर्जा पाकिस्तान का हस्ताक्षर और स्थानीय असंतोष ने इसे जटिल बना दिया। बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव के किन्हीं 2 राजनीतिक सुधारों को लिखिए। मिखाइल गोर्बाचेव के किन्हीं 2 राजनीतिक सुधारों का उल्लेख करना है यहाँ पे। तो इनके प्रमुख राजनीतिक सुधार क्या है भाई? पहला है पेरेस्ट्रोइका। यह सुधार सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और सरकार के ढांचे को पुनर्निर्मित करने के लिए था, जिससे अधिक पारदर्शिता और सुधार की दिशा में काम किया। फिर है ग्लासनोस्त। यह सुधार सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए था, जिससे मीडिया की स्वतंत्रता और आलोचना की अनुमति दी गई। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, जो अगला लघुत्तरीय प्रश्न यानी दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न है और ये यहाँ पे आपके 6 नंबर के हैं। ठीक है, और ये 100 शब्द में है भाई, 100 से 125 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया? इसके प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में भारतीय संघ के राज्यों की सटीक सीमाओं और प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए किया गया था। इसका गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के तहत किया गया था ताकि राज्य संरचना को अधिक व्यवस्थित और समान बनाए रखा जा सके। इस आयोग के प्रमुख सिफारिशें क्या थी भाई? तो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन। आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की सिफारिश की। इसके आधार पर कई राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार। आयोग ने प्रशासनिक सुधार की सिफारिश की, जिसमें छोटे और सुविधाजनक प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता थी। मूल अधिकारों और शक्तियों का वितरण। राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों को बेहतर वितरण सुनिश्चित किया गया। इन सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और भारतीय संघ की राज्य संरचना को नया रूप मिला। फिर बच्चों 28वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियां थी? 6 नंबर का। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां थी। पहला चुनौती थी विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा। 1947 में पाकिस्तान से विभाजन के बाद भारी सांप्रदायिक हिंसा और लाखों लोगों का पलायन हुआ, जिससे सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। फिर है बच्चों राज्य पुनर्गठन। तो विभाजन के कारण कई रियासतें स्वतंत्र थी, जिनका भारत या पाकिस्तान से विलय करना
आवश्यक था। इसमें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे विवादित मुद्दे थे। फिर बच्चों है आर्थिक संकट। देश को युद्ध के बाद के आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक विकास की कमी का सामना करना पड़ा। फिर बच्चों है संविधान निर्माण। एक समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। फिर बच्चों पांचवा है शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, जिन्हें सुधारने के लिए सरकार को योजनाएं बनानी पड़ी। फिर वह विदेशी संबंध। नए राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपनी स्थिति स्थापित करने की चुनौती थी, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में। फिर बच्चों यहाँ पे 29वां प्रश्न आता है, देशी रियासतों का विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद 562 देशी रियासतें स्वतंत्र थी और उनका विलय भारतीय संघ में करना एक बड़ी चुनौती थी। इन रियासतों में कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य कई रियासतें विवादित थीं। भारतीय सरकार ने पहले प्रिंसली रियासतों के शासकों को समझाया और उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व, क्षमता और विभाजन के बाद की सांप्रदायिक स्थिति के बावजूद अधिकांश रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे विवादों को भारतीय सेना की मदद से सुलझाया गया। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने रियासतों के विलय के लिए विलय प्रस्ताव पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का इस्तेमाल किया, जो रियासतों के शासकों को भारतीय संविधान के तहत अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता था। इस प्रक्रिया ने भारतीय संघ की एकता और अखंडता सुनिश्चित की। फिर यहाँ पे है अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं इसको बताऊंगा। पंचवर्षीय योजनाएं भारत की विकास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना, और इन योजनाओं को मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, लक्षित विकास। प्रत्येक योजना का उद्देश्य एक निर्धारित क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को पूरा करना होता है, जैसे कृषि, उद्योग और शिक्षा और स्वास्थ्य। समाजवादी दृष्टिकोण। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना और गरीबी उन्मूलन करना था। नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था। योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आर्थिक और गतिविधियों का मार्गदर्शन किया और सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ावा दिया। फिर चौथा, संसाधनों का कुशल उपयोग। सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश की गई ताकि आर्थिक विकास में गति लाई जा सके। विकास के विभिन्न क्षेत्र। योजनाओं में कृषि, औद्योगिकरण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। फिर बच्चों यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको अपने मॉडल पेपर में बता चुका हूँ, इसमें मैंने उत्तर नहीं लिखा है। यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है भारत में विदेशी नीति के प्रमुख तत्व। तो दूसरे का उत्तर है यहाँ पे 250 शब्दों में, भारत विदेश नीति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो भारत विदेशी नीति के प्रमुख तत्व क्या है? प्रमुख तत्व हैं, भारतीय विदेश नीति देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने की रणनीति है, या पंचशील के सिद्धांतों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पंचशील के सिद्धांत, पहला इसका तत्व है, भारत की विदेश नीति पंचशील के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, आपसी आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। गुट निरपेक्षता क्या है? तो शीत युद्ध के समय भारत ने किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पड़ोसी प्रथम नीति, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। यह नीति नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शांति, भारत संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय सदस्य और वैश्विक शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। फिर है आर्थिक कूटनीति, भारत विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर देता है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो सके। फिर है बच्चों रणनीतिक संबंध, तो भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और इजरायल जैसे देशों के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता देता है। आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण, तो विदेश नीति में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उत्पादन और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी जाती है। फिर बच्चों आता है निष्कर्ष अंततः, तो भारत विदेश नीति का उद्देश्य वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार आपका पूरा मॉडल पेपर खत्म हो जाता है। यहाँ पे 95 प्लस मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।